आपने लगाया था कक्षा 12 का सखंडज आव्यूह एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए निकाला था। अगली टॉपिक आपकी आती है, दो प्रकार के इसमें क्वेश्चन है। कहता है कि आव्यूह विधि से 3 समीकरण दिए गए हैं, तीनों समीकरण को हल करना है, या क्रेमर विधि से तीनों समीकरण को हल करना है। हल करके एक्स वाई जेड का मान चाहिए। चलिए इसमें से दो क्वेश्चन हम दोनों प्रकार के क्वेश्चन के बता देते हैं। दो क्वेश्चन बता देंगे तो पूरा लेसन आपके लिए होमवर्क हो गया। आप शौक से पूरे लेसन को कर सकते हैं। ध्यान से इसकी प्रॉपर्टी आप ध्यान दीजिए। अगर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई तो 2 क्वेश्चन से पूरा एक्सरसाइज आप लगा सकते हैं। पहले एक आते हैं सिंपल क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम कह दें, पहला क्वेश्चन हमको दिया 2x + 5y इज इक्वल टू 11 1। अगला इक्वेशन दिया गया है 3x + 2y इज इक्वल टू 7। इन दोनों समीकरण को अगर हम आव्यूह विधि से हल करना चाहते हैं तो इसका रूल होता है, ये एक्स वाई के रूप में समीकरण है तो कैपिटल एक्स हो गया एक्स वाई। ए जो एक एक्स वाई के रूप में है उसका कांस्टेंट ले लेते हैं 2 5 3 2। जो बराबर के बाद है वो बी होता है, यानी 1 7। लिख लिया। फार्मूला होता है इसका, जो हल का फार्मूला होता है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यानी इस फार्मूले पे रखना है हल करने के लिए। आपने कहा तब हमको ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स यानी ए का प्रतिलोम पिछले वाले टॉपिक में आपने लगाना सीख गया था कि ए का इनवर्स कैसे निकालते हैं। चलिए फिर से भी यहाँ एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए ए सारणिक लिया। ए सारणिक मतलब आप इसको लेते हैं 2 3 5 2। हल करते हैं तो 2 दूना के 4 ऋण 15, यानी कितना हो गया ऋण 11। नॉट इज इक्वल टू 0। ऋण 11 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब जब ए इनवर्स निकालने की बात आती है तो सबसे पहले आपने कहा कि सभी छोटे छोटे भाग, यानी ए, इसमें हमारे पास भाग क्या हो रहा है, ए 11 12 ए 21 22। चलिए ए 11 ए 12 ए 21 ए 22। चिन्ह की बात करते हैं, पहले चिन्ह भी लिख लेते हैं। ए 11 का मतलब, आप ध्यान से देखिएगा, ए 11 का मतलब धन ऋण धन ऋण ऋण धन ऋण धन। ए 11 कट गया ऐसे, बचा कितना 2। ए 12 कट गया ऐसे, बचा कितना 3। ए 21 कट गया, बचा कितना 5। ए 22 कट गया ऐसे, बचा कितना 2। इनसे एक आव्यूह बनाते हैं। आव्यूह का नाम दिया सी। क्या होगा 2 ऋण 3 ऋण 5 2। और ये जो आव्यूह बना है इससे हम एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए निकालते हैं, इसका परिवर्त। तो चलिए इसका परिवर्त निकाल लीजिए। एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए करेंगे तो परिवर्त करेंगे 2 ऋण 3 ऋण 5 2। अब आप लिखते हैं, फार्मूला होता है ए इनवर्स का, क्या 1/में सारणिक एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए। चलिए 1/में सारणिक का मान कितना आया था आपके पास, ऋण 11। 1/में ऋण 11 और यहाँ एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए 2 ऋण 3 ऋण 5 2 हो गया, और यह ए इनवर्स है। ठीक ना। तो अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम रख देते हैं कहाँ, समीकरण नंबर 1 में ले जाइए। समीकरण नंबर 1 की बात करते हैं तो 1 में था x इज इक्वल टू a के पावर -1 इंटू बी ना। तो चलिए x की जगह पे आपके पास रिजल्ट है क्या, x y, और इसका है ऋण 11। ए इनवर्स है 2 ऋण 3 ऋण 5 2, और b की वैल्यू 1 7 दी गई है। यानी आप इसको कैसे हल करेंगे, तो आपने कहा कि 1/में ऋण 11 को रहने दीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 एकम 2 एकम 2 और 7 5 35। इसका इसमें गुणा करते हैं, लिख लीजिए नीचे, तो ऋण 3 ऋण 14 ऋण 3 धन 14 हो जाएगा ना जी, धन 14। यानी कि x y और यहाँ पे ऋण 11 है बटा में, और यहाँ ऋण 33, और ये हो गया हमारे पास 11। ऋण 11 से भाग दे दीजिए, तो ऋण 11 से भाग देंगे तो एक्स वाई, भाग दिया आपने ऋण 11 से 3 और ऋण 1, ये हुआ। जो जहाँ पे है आप उसके साथ तुलना करते हैं तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1।
चलिए एक बार पूरा फिर से देख लेते हैं। आपके सामने दिख रहा है ये। हमको ये दो समीकरण दिए गए थे, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन पे जितना आप समय देना चाहें कर लें। हमको ये दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों से आपको एक्स वाई का मान चाहिए आव्यूह विधि से। ये हमारे पास विधि है, आप याद रखिएगा, आव्यूह विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने कहा कि एक्स वाई के रूप में है तो कैपिटल एक्स हो गया, ए कैसे होता है तो 2 5 3 2 इसके कांस्टेंट होते हैं। यह जो बराबर के बाद होता है वह बी होता है। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में रखने के लिए हमको ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स निकाला। ए इनवर्स निकालने का आपके पास फार्मूला है, ए सारणिक कर लेते हैं। ए सारणिक किया, नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। फिर इनके सभी भाग ए 11 ए 12 ए 21 22 सभी भागों को आपने निकाला। सभी भाग होते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस के रूप में लिख लिया। इनसे इन आव्यूहों से एक हमने भागों से एक आव्यूह बनाया सी, और सी का डैश कर देंगे तो वह एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगा। जब एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया तो ए इनवर्स निकालने का ये फार्मूला हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो ए इनवर्स निकाला 1 में सारी एडजॉइंट मैट्रिक्स ए करके। जब ए इनवर्स आ गया तो इसको समीकरण 1 में रख लिया। समीकरण नंबर 1 यह था, एक्स की जगह पे ये है, ए इनवर्स की जगह पे ये है, और बी वाली वैल्यू जो बराबर के बाद थी, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद तो आपने कैसे सॉल्व किया तो उसको भी देख लें। इसको बाहर वाले को रहने दिया, आप इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा किया, गुणा करके लिखा, इसको सॉल्व किया, इतना आया, ऋण 11 से भाग दीजिए, 3 ऋण 1, तो तुलना कर दिया, तो यही है एक्स वाई का मान। ये तो मान लीजिए एक्स वाई 2 टर्म वाले था, क्वेश्चन में 3 टर्म वाला भी हो सकता है। तो चलिए एक 3 टर्म वाले को भी सॉल्व कर लिया जाए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए आव्यूह विधि से। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। चलिए 3 टर्म वाले एक्स वाई जेड के रूप में, जो 3 टर्म के रूप में होता है वो रिजल्ट आपके सामने आ गया। इसको भी कहता है कि आव्यूह विधि से इसको भी आप एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। पहले ध्यान से सुनिएगा इसके पैटर्न। सबसे पहले एक्स वाई जेड के रूप में है तो कैपिटल एक्स आ गया, एक्स वाई जेड। ए होता है क्या, तो जो एक्स वाई जेड के गुणांक होते हैं 1 1 1, एक लाइन में लिख लीजिए, 1 ऋण 1 1, 2 1 ऋण 1। फिर जो बी होता है वो बराबर के बाद वाला 6 2 1, ये हो गया। जब सब रिजल्ट आपने लिख लिया तो फार्मूला होता है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी हमको ए इनवर्स की ज़रूरत है। तो चलिए पहले ए इनवर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले ए सारणिक निकालते हैं। सारणिक हमने इसको बना लिया 1 1 1 1 ऋण 1 1 2 1 ऋण 1, ये बनाया। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं तो चलिए विस्तार कर लीजिए। तो 1 1 कट गया ऐसे, इसका यहाँ गुणा करेंगे 1 ऋण 1, ऋण 1 होगा, प्लस माइनस के साथ होता है, 1 कट गया, इसका यहाँ गुणा किया ऋण 1, इसका यहाँ गुणा किया ऋण 2, धन 1 लिया, 1 कट गया, 1 और धन 2, यानी इसका रिजल्ट 0, ऋण 3, धन 3 हो गया और धन 3 है, यानी 6 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए लिखेंगे ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब ए इनवर्स ज्ञात करने का तरीका, सभी भाग अलग अलग निकाल लीजिए, ए 11 ए 12 ए 13, फिर हम निकाल लेते हैं, पहले इनको तो 3 सॉल्व करिए। तो धन के साथ ए 11 कट गया, ए 11 कट गया, आप इसको डायरेक्ट अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो चलिए, या तो सारणिक के साथ ले लीजिए, ए 11 कट गया, ये 4 पद बच गए, ऋण 1 1 1 ऋण 1, सर करते हैं सॉल्व, 1 ऋण 1 यानी 0, ऋण ए 11, ये ए 12 होता है, ए 12 कट गया, इधर 2 बच गया, इधर 2 बच गया, तो 1 2 1 ऋण 1, सॉल्व करते हैं तो ऋण 1 ऋण 2 यानी ऋण 3 यानी 3 हो गया, धन ए 13 आपने इसको कहा, ए 13 कट गया, ये 4 पद बच गए, 1 2 ऋण 1 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने सॉल्व किया 1 धन 2 यानी कि 3, ए 21 ए 22 ए 23,
A21, तो धन के बाद ऋण का नंबर आता है। A21 कौन सा है, तो ये A21 है। A21 ऐसे और ऐसे कट गया, ऊपर 2 पद बच गया, ये नीचे 2 पद बच गया। लिख लेते हैं 1 1 1 ऋण 1, तो ये ऋण 1 यानी धन 2। फिर आते हैं धन पे, A22 यानी कि ये एलिमेंट होता है, तो A22 ऐसे और ऐसे कट गया, चारों किनारे पे 1 1 बच गया, तो 1 2 1 ऋण 1 सॉल्व कर लेते हैं, तो ऋण 1 ऋण 2 यानी ऋण 3, ये ऋण हो गया। A23 यानी कि ये है, A23 कट गया, A23 की बात आपने कटाया तो A23 कट गया, तो बच गया क्या 1 1 2 1, तो ये हो गया ऋण 1 ऋण 2 यानी कि धन 1। अब A23 के बाद आप आते हैं, अगर A23 के बाद तो चलिए A31 धन A31 यानी कि ये कट गया, 1 ऋण 1 1 1 हल करते हैं, 1 धन 1 यानी कि 2 हो गया। A32 की बात करते हैं तो ऋण A32 इसको बोलते हैं, तो यह कट गया ऐसे, इधर 2 बच गया, इधर 2 बच गया, 1 1 1 1 यानी कि 0। A33 की बात करते हैं तो धन A33 आपका कट गया, यहाँ ऋण 1 बार लिख लीजिए पहले इसको, 1 1 1 ऋण 1, तो ऋण 1 यानी कि ऋण 2 हो गया। यानी सभी जब एलिमेंट हमारे पास अलग अलग आ गए तो इनसे एक आव्यूह बनाते हैं। आव्यूह का नाम हमने दिया C। क्या होगा, तो आपने कहा 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2, ये एक आव्यूह बना। अब आपने कहा कि जब हमारे पास ये आव्यूह क्लियर हो गया है तो इसका हम एक परिवर्त निकालें, तो हमने लिखा एडज्वाइंट मैट्रिक्स A यानी कि C का डैश। ध्यान दीजिएगा, C का डैश किया, तो चलिए इसका डैश कर लेते हैं, तो एडज्वाइंट मैट्रिक्स A हो गया, डैश करेंगे तो 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2। डैश का मतलब होता है कि R1 R2 R3 को C1 C2 C3 में बदल दिया, तो बदल दिया। अब आपने कहा कि हमारे पास फार्मूला होता है A इनवर्स, 1 में सारणिक क्या एडज्वाइंट मैट्रिक्स A, तो 1 में सारणिक की जगह पे हमारे पास 6 था, तो 1/6, और यहाँ कोष्टक में हो गया 0 3 3 2 ऋण 3 1 2 0 ऋण 2, ये हुआ। अब आते हैं आप रिजल्ट पे, समीकरण नंबर 1 पे, जो आपने कहा कि वहाँ छोड़ा हुआ था। समीकरण नंबर 1 की बात करते हैं, x यानी कि x y z, A इनवर्स, तो A इनवर्स की वैल्यू आपको 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2 दिखा, और B की वैल्यू आपको 6 2 1 दिखी यहाँ से। चलिए, तो 1/6 हो गया, इसका इसमें इंटू करते हैं तो 0 4 2, इसका इसमें इंटू करते हैं तो 36 18 6 0, इसका इसमें इंटू करते हैं तो 36 18 धन 2 ऋण 2, यानी हमारे पास रिजल्ट 1/6 के साथ है, 6 12 और ये हो गया 18, ठीक ना, ये, और इधर चल रहा था x y z। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे आसान सा तरीका है, देखिए यहाँ आपने कहा x y z और 6 से भाग दे दीजिए। अगर हम 6 से भाग देते हैं तो 6 से भाग दे देंगे तो हमारे पास 1 2 और 3 आया। तुलना कर लीजिए, तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 और z की जगह पे 3 है। तो ये है आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना। फिर से चलते हैं, एक बार प्रॉपर्टी आप देख लें। सबसे पहले हमको जो 3 समीकरण दिए गए थे वो आप देख रहे हैं, तीनों समीकरण से x y z के रूप में है तो x हो गया, और ये जो x y z के तीनों में गुणांक है वो a हो गया, जो बराबर के बाद है वो b हो गया। a से a इनवर्स निकालना चाहते हैं, ये फार्मूला होता है। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले a सारणिक निकाला, ध्यान दीजिए a सारणिक निकाला, और नॉट इज इक्वल टू 0 है तो a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसका सभी भाग हमने निकाला A33 तक, इन भागों से हमने एक आव्यूह बनाया और इसका परिवर्त कर दिया तो वह एडज्वाइंट मैट्रिक्स A हो गया। इन भागों से एक आव्यूह बनाया, उसका परिवर्त कर दिया C डैश, तो वह एडज्वाइंट मैट्रिक्स A हो गया। इस एडज्वाइंट मैट्रिक्स के मान को आप यहाँ रखेंगे तो A इनवर्स आ गया। यहाँ तक तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास कई पैटर्न थे। जो पैटर्न थे, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एडज्वाइंट मैट्रिक्स A निकालना, यहाँ तक पढ़े होंगे। इसके बाद A इनवर्स निकालने के लिए आप यहाँ तक पढ़ा, तो पहले वाले पूरी प्रॉपर्टी का यहाँ समावेश हो गया, यानी A इनवर्स निकल गया। समीकरण 1 को लेते हैं, तो समीकरण 1 हमारे पास था कैपिटल X A के पावर -1 इंटू B, कैपिटल X की जगह पे ये रखा,
ए इनवर्स की जगह पे ये रखा और बी वाले प्रोडक्ट ये है, 1/6 को रहने दिया, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करना बताया गया आपको गुणा बताया गया तो गुणा करके इतना किया और इसके मान में 1/6 6 से पूरे में भाग दे दिया, तो यह रिजल्ट आपको दिख रहा है। यहाँ अगर हम 6 से भाग देते हैं तो यह रिजल्ट आपको दिख रहा है, जो जहाँ पे है उससे बस तुलना कर लीजिए तो एक्स वाई जेड का मान आपके सामने दिख रहा है, x1 y2 और z3 है। तो यह आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का पूरा रिजल्ट निकालने का प्रोसेस है। क्लियर हो गया। अब इसके सेकेंड प्रकार पे चलते हैं। सेकेंड प्रकार कहता है इसी समीकरण को आपको सॉल्व करना होगा क्रेमर विधि से। तो चलिए क्रेमर विधि का पैटर्न बताते हैं इसी क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं, ये आपका प्रोसेस है क्रेमर विधि। कैसे करते हैं ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं समीकरण को जो आपने अभी लगाया था इसी को क्रेमर विधि से। कैपिटल डी होता है क्या, तो जो एक्स वाई जेड के गुणांक हैं 1 1 1 1 -1 1 और 2 1 -1। तो पहले कैपिटल डी निकाल लेते हैं। ठीक, तो कैपिटल डी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 1 कट गया, इसका यहाँ गुणा करते हैं -1 यानी कि 1 हो गया और 1 -1 -1 1 कट गया, ऋण 1 ऋण 2 धन 1 लिया 1 कट गया, 1 धन 2 कर सकते हैं यानी हमारे पास 0 और +3 और 3 यानी कि 6 हो गया। ये तो डी की वैल्यू हो गई। फिर हम इसी तरह से क्या निकालते हैं, तो dx निकालते हैं। सुनिएगा, लिखने का तरीका सुन लीजिए। dx का मतलब आप इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है। dx कैसे बोलते हैं, तो आपने कहा कि जो बराबर के बाद वाला अंक है पहले उसको लिख लें। तो बराबर के बाद 6 2 1 लिख लिया। बराबर के बाद आप ध्यान देते हैं तो आपने कहा कि x लिया तो x को बंद कर लीजिए, बंद हो गया तो y वाला गुणांक फिर z वाला गुणांक, तो 1 -1 1 और z वाला गुणांक 1 1 -1 ये हुआ। फिर इसी तरह से अगर हम dy की बात करें, dy को आप कैसे लिखेंगे, तो y को बंद कर लीजिए, पहले x वाले टर्म को लिखते हैं 1 1 2 और x के बाद आप किसको लिखेंगे, तो x के बाद साइक्लिक ऑर्डर यानी कि बराबर के बाद 6 2 1 और इसका z को 1 1 -1, ये तो dy हो गया। अगर हम इसी तरह से चलिए dx को भी यहीं पे कन्वर्ट dz को कन्वर्ट करना चाहें तो dz के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो dz यानी z को आपने बंद किया तो x z को बंद करेंगे तो x, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, जब x z को बंद किया तो x y वाले के गुणांक को लिख के फिर बराबर वाला लिख लें। तो चलिए लिख लेते हैं इसको भी, तो 1 1 2 और 1 -1 1 और 6 2 1 ये हो गया। अब कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए पहले हम dx को सॉल्व कर लेते हैं। dx को विस्तार कर लीजिए तो 6 कोष्ठक में यह कट गया, ये हो गया 1 ऋण 1 ऋण 1 1 कट गया ऐसे, तो ऋण 2 फिर इसका यहाँ गुणा ऋण 1 धन 1 किया तो 1 कट गया, इसका यहाँ गुणा करते हैं, तिर्य गुणा करते हैं धन 1 यानी यहाँ पे 0 धन 3 और धन 3 यानी 6 हो गया। फिर इसी तरह से dy की बात करते हैं तो इसका विस्तार 1 तो 1 कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे ऋण 2 ऋण 1 ऋण 6 कट गया, इसका यहाँ गुणा किया ऋण 1 इसका यहाँ गुणा किया ऋण 2 और धन 1 लिया 1 कट गया, 1 ऋण 4 यानी हो गया ऋण 3 धन ऋण 3 ऋण धन 6 18 और ऋण 3 यानी 18 ऋण 6 यानी कि 12 हो गया। फिर इसी तरह से अगर हम बात करते हैं dz की, तो dz में हमारे पास 1 कट गया, इसका यहाँ गुणा किया तो -1 -2 -1 1 कट गया, इसका यहाँ गुणा करते हैं 1 इसका यहाँ करते हैं ऋण 4 और धन 6 कट गया 1 और धन 2 यानी हमारे पास ऋण 3 धन 3 और धन 3 3 6 18 यानी हमारे पास dz की वैल्यू कितनी है 18 है। फिर से सुन लीजिए, पहले सभी प्रोडक्ट कैसे आपने अरेंज किया, फिर से सुनते हैं ध्यान से इसको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे पूरा लेसन होने वाला है। d क्या होता है, तो x y z के गुणांक से d हमने सारणिक निकल गया। dx का मतलब x को बंद कर दीजिए, तो x को बंद किया तो बराबर के बाद वाला 6 2 1 फिर y का गुणांक फिर z का गुणांक, dy का मतलब होता है y को बंद करिए तो x वाला टर्म फिर बराबर के बाद वाला फिर z वाला जो गुणांक लिखा है, और z वाले पे जाएंगे तो z को बंद करिए तो x वाला गुणांक फिर y वाला गुणांक फिर बराबर के बाद
सभी को हल करके डी एक्स डी वाई और डी जेड सभी प्रोडक्ट आपने निकाल लिया। अब बात करते हैं, हमको पूछ रहा है एक्स वाई जेड कितना होगा। तो एक्स वाई जेड के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, एक्स का वैल्यू होता है, एक्स का जो रिजल्ट होता है डी एक्स अपान डी, वाई की वैल्यू होती है डी वाई अपान डी, और जेड की वैल्यू होती है डी जेड अपान क्या डी। तो चलिए डी एक्स हमने निकाला था 6 और डी था 6, 1 हो गया। डी वाई था 12 बटा में 6 यानी 2, ये 18 था बटा में 6 यानी 3। तो अभी पिछला क्वेश्चन भी तो लगाया था, तो 1 2 3 आया था। आब्यू विधि से भी वही आंसर है, क्रेमर विधि से भी वही आंसर है। क्लियर हो गया। तो अब आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस इस लेसन और एग्जाम्पल्स में आपको दिए गए हैं। आप अगर अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, एक बार 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि 2 ही 3 क्वेश्चंस पे आपके पूरे के पूरे लेसन्स आपके लिए होमवर्क मिल गए। आप इसको चाहें तो एकदम इत्मीनान से, शौक से पूरे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। और उम्मीद से आप इसको, इस लेसन को हम पूरा होमवर्क दे रहे हैं कि आप कर लेंगे। अगर कोई भी समस्या होती है किसी भी बच्चे को, तो या तो आप तुरंत वहीं कमेंट कर दें या आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर दें। अगर एक भी क्वेश्चन आपसे ना लगे तो पूरे क्वेश्चन को, आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं लगता है तो पूरे क्वेश्चन को लगा के आपको दे दूंगा। ठीक, तो आप अपने ऊपर विश्वास करके पहले लगाएं। कोई भी समस्या होती है आप मैसेज कर दें, फ़ोन कर सकते हैं। आपका जो भी समस्या होगी उसका समाधान करना ही हमारा दायित्व है, समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक ना। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया और उम्मीद रखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर न दे करके आप इसी 2 टॉपिक को आप आज क्लियर कर लें। आज के लिए आप यही रहने दें टॉपिक, और कल इसका लास्ट टॉपिक होगा जो सारणिक में जो बोर्ड में आपका क्वेश्चंस बनता है, वहाँ से क्वेश्चंस में कहता है कि फलाना इतना दिया सारणिक, तो ये प्रूव कीजिए। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन को कल का क्लास आप, कल और परसों 2 दिन में उसको खत्म कर दिया जाए। तो कल और परसों का क्लास आप किसी कीमत पे मिस मत करिए और अपने मित्रों को आप सूचना दें। आपके लेसन्स का लगभग ये प्रतिलोमवित्तीय फलन खत्म हो गया, आव्यूह खत्म हो गया और सारणिक भी खत्म होने वाला। आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया गया है, आपका ये रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन को आप मिस न करें, ठीक ना। अपने मित्रों को आप बताएं, अपने बंधुओं को बताएं, अगल बगल जो भी बच्चा हो, कहीं भी पढ़ने वाला बच्चा हो, आप उसको बताएं कि फ्री क्लास चल रहा है, ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। आप लोगों के हित में आप क्लास को मिस न करें। कहीं से भी आप ऑनलाइन होकर के उस वीडियो को देख लें, पढ़ लें और अपने कैरियर को बनाने के बारे में आप सोचें। छुट्टी आपके घूमने और मटर गश्ती करने के लिए नहीं है, पढ़ाई के लिए है। आप बेहतर हो कि आप अपने घर पे रह के, घर के अंदर ही रह के आप अपनी पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए।